अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एंड चैप्टर नंबर 8-9। चैप्टर 8 एंड 9 हमने आपको मर्ज करके बताया है, इसलिए क्योंकि इन दोनों के चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर्स में जो हैं वो मिक्स मर्ज करके आते हैं। जैसे कि चैप्टर 8 जो है उसमें एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज हैं, एंड चैप्टर 9 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी क्वेश्चंस आता है जिनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज तो हम देखते हुए आए हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज हम देखते हुए आए, क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज जो है वो अब आप लोग जो है वो एक नई चीज़ होगी आप लोगों के पास। ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नई चीज़ होगी। तो जितने भी जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए अपनी बुक्स को मेंटेन करते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले जनरल एंट्रीज होती हैं, ठीक है ना, फिर जनरल लेजर बनता है, उसका फिर कैश बुक होती है, फिर पेटी कैश बुक होती है, स्पेशल जर्नल हो गया, एंड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होगी, लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनती है क्योंकि अगर हमारा साल जैसे खत्म हो जाता है, अब हम नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर में सब जो है वो क्लोज करके जाएं कि भाई हर अकाउंट जो है वो हमें पता हो कि हमारे पास कैश इतना है, वो हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे। हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उन सब की क्लोजिंग अमाउंट, ठीक है, एंड लायबिलिटीज वगैरह कुछ होती हैं कि पे नहीं हो पाती, फिर हम कहते हैं भाई नेक्स्ट ईयर जाएंगे जब हम पे कर लेंगे। तो जितने भी एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गई, हमारी इक्विटी हो गई, और जो भी साल में मुनाफा वगैरह हुआ है वो सब एडजस्ट करके हम नेक्स्ट ईयर लेके जाते हैं। लेकिन उन सबको ऐसे ही नहीं कि बस उठाया और ले गए, नहीं, उनके लिए एक बुक रेडी होती है, बुक प्रिपेयर होती है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उन बुक्स जो मैं अभी बुक्स की बात कर रही हूँ उन बुक्स को बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी साल का मुनाफा हुआ है वो उसमें कैलकुलेट होता है, एंड बैलेंस शीट में तमाम अकाउंट को क्लोज करते हैं कि बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एसेट्स ये हैं जो हम नेक्स्ट ईयर लेके जा सकते हैं, हमारे पास लायबिलिटीज हैं जो नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं, एंड जो जितनी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं वो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग एंट्रीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर्स में किस तरीके से आते हैं और इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ना वो कंपलसरी होता है पेपर्स में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से समझा जाए तो ये बहुत इजी रहेगा आप लोगों को। आए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। On June 30, 2021, the following selected balances have been taken from the books of Dr. Nasser Medical Center. नसर मेडिकल सेंटर से बुक ली है इन्होंने, जो कि कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं। कैश के बैलेंस दिए गए हैं, प्रीपेड रेंट के, ऑफिस सप्लाईज के, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, एक्सरे मशीन, कंसल्टेशन अगर क्रेडिट साइड पे दी हुई है इट्स मीन ये इनकम है। ठीक है, फीस इनकम, पेबल टू सप्लाई, कैपिटल, ये कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं जो कि डेबिट है एंड ये क्रेडिट है। ठीक है, सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन जून 30, 2021, ये कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, ये कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी से रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट एट 10% पर एनम, ऑफिस सप्लाईज यूज 25,000, अक्रूड कंसल्टेशन फीस। अच्छा, ये जो डेटा दिया हुआ है ये वो है, देखें ये डेटा है जो बैलेंसेस कहा हुआ है कि ये बैलेंसेस हैं, ये कुछ एडजस्टमेंट है जो इसमें एडजस्ट करना वो भूल गए। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ऊपर लिखना भूल गए, जैसे कि रेंट एक्सपेंस है वो ऊपर लिखना भूल गए, तो उनको ये नहीं कि बस उठा के ऊपर रख दिया, इनको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट जब करना होगा वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ये डेटा मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो है ये सिर्फ ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ये एडजस्टमेंट है जो कि हमने इन बैलेंसेस में एडजस्ट करनी है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है पीपीआर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज, हमें एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है। प्रिपेयर करनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 एंड बैलेंस शीट बनानी एज जून 30, 2021। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट में हम मुनाफा पता करते हैं एंड बैलेंस शीट में सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं हमारे पास, जितनी भी कैपिटल है और जितनी भी लायबिलिटीज है उन सबको हम सेट करते हैं। एंड इनकम स्टेटमेंट में हम सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम को सेट करके हम अपना प्रॉफिट या लॉस पता करते हैं। ठीक है, और ये एंडेड, बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट टॉपिक है, और ये अगर कोई बिजनेस है तो इस अकाउंटिंग सिस्टम को भी लास्ट में फॉलो किया जाता है, बिल्कुल
सारे टॉपिक्स जो हैं सारे अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करने के बाद ये लास्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पहले बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर हम एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज पे। आप चाहें तो एडजस्टिंग क्लोजिंग पहले बना लें, लेकिन मैंने सबसे पहले बनाई है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2021। ये हमने पूरा एक पैटर्न ऊपर मेंशन कर देना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम को क्लोज करते हैं। सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस जितने भी इनके बैलेंसेस में इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं वो सब हमें इनकम स्टेटमेंट में शो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है सेल्स। ठीक है, सेल्स इज इनकम है, क्योंकि सेल्स जब हम करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, वो इनकम होती है। तो सबसे फ्रंट पे हमें सेल्स रखनी होती है इनकम स्टेटमेंट के। तो अगर देखा जाए तो आपको कहीं भी सेल्स नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर ने अभी तक कोई सेल्स वगैरह की ही नहीं। सेल्स के बाद हम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल कि 10,000 की चीज़ जो है वो हमने खरीदी, अब उसको आगे हमने बेच दी 20,000 की। जो 10,000 है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एंड जो 20,000 की हमने वो चीज़ बेच दी वो जो है वो है सेल्स। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम खरीदें या खुद बनाएं तो जो हमें उसके पैसे पड़े वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाते हैं। ठीक है, और जो हम आगे बेच देते हैं वो सेल्स। सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बस ये फर्क है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट कहा जाता है जो सेल्स हुई है, एंड सेल्स को जो प्रॉफिट लगा के हम सेल्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल बताई थी वो मैंने 10,000 की बताई थी कि 10,000 की अगर कोई चीज़ मैं खरीदती हूँ और आगे मैं उसको 20,000 की बेचती हूँ तो जो 10,000 है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएंगे एंड 20,000 जो वो सेल्स की अमाउंट कहलाएगी। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो है वो आपके उसके बाद जो है वो हम रखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रखते हैं परचेजेस में नहीं है, उसमें ऐड कर दे मर्चेंडाइज ओपनिंग। मर्चेंडाइज ओपनिंग का क्या होता है कि जो पिछले साल का माल बचा हुआ है जो बेचने के लिए वो मर्चेंडाइज ओपनिंग कहलाती है। उससे हम लेस कर देते हैं मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री वो होती है जो इस साल बच गई है जो अगले साल हम बेचेंगे। ठीक है, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री भी नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई सामान यहाँ पे मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम किस पर आएंगे, डायरेक्ट हम आएंगे यहाँ पर हमने डायरेक्ट कंसल्टेशन फीस इनकम रखी। ठीक है, कंसल्टेशन फीस इनकम जो है वो ऊपर थी 2.5 लाख की और नीचे अगर देखी जाए तो अक्रूड में। अब देखें कंसल्टेशन फीस इनकम जो ऊपर है वो इन्होंने अपने पास जो है वो रिकॉर्ड करी हुई है 2.5 लाख की, लेकिन नीचे दे दी अक्रूड। अक्रूड का मतलब ये था कि कुछ इनकम थी जो हमें लेनी थी हमने नहीं ली, लेकिन 30 जून को पता चला कि वो अभी भी अक्रूड ही है, लेकिन उसको हम ऐड कर लेंगे कि आज नहीं तो कल ये मिली जाएगी हमें, तो 30,000 की। तो कंसल्टेशन फीस 2.5 लाख वाली यानी 30,000 वाली इसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, कंसल्टेशन फीस इनकम रखी हमने 2.5 लाख की, उसमें ऐड करी अक्रूड कंसल्टेशन फीस 30,000 की। टोटल अदर इनकम हो गई हमारी 2,80,000, 2,80,000 की टोटल अदर इनकम हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास सेल्स वगैरह नहीं है तो हम फिर इनकम से स्टार्ट करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट। अगर हमारे पास सेल्स वगैरह परचेजेस वगैरह सब है तो फिर सेल्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें सेल्स वगैरह परचेजेस कुछ भी नहीं है, तो इसकी इनकम स्टेटमेंट मैंने कंसल्टेशन फीस मतलब किसी भी तरह की इनकम हो उससे हमने स्टार्ट करनी है। तो कंसल्टेशन फीस इनकम इनके पास जो थी वो 2,50,000 थी, अक्रूड भी थी, उसको हमने प्लस करा तो टोटल अदर इनकम हो गई 2,80,000। 30 जून तक इनके पास जो इनकम थी वो थी 2,80,000 की। अब उसमें से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो रोज़मर्रा के खर्चे वगैरह हुए हैं इनके, ठीक है, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन रोज़मर्रा मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह को सैलरीज वगैरह दी, जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं ऑल एक्सपेंसेस वो सब हम लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस देखेंगे ऊपर से भी एंड यहाँ डेटा से भी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस 20,000। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस वो कह रहे हैं 20,000 था। नीचे देखते हैं कि सैलरीज एक्सपेंस कोई और है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहा गया है। देखिए 20,000 की सैलरीज वो हैं जो एम्प्लॉयज़ को पे हो गई हैं और आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो हैं जो आज नहीं तो कल पे हो जाएंगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब हम पे कर्जा है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी थी लेकिन नहीं थी, लेकिन आज कल में हम उसको दे देंगे। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज होती है अनपेड सैलरीज होती है वो हम ऐड करके इनकम स्टेटमेंट में रखते हैं। तो हमने लिखा 20,000 की सैलरीज एक्सपेंस ये एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 5,000 की।
सो यहाँ पर हमने किस तरीके से कहा कि सैलरीज एक्सपेंस जो ऊपर बैलेंस में थी वो 20,000 थी, उसमें ऐड करी आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो गई 5,000 की, ठीक है। तो टोटल जो सैलरीज हो गई वो हो गई 25,000 की, ठीक है। ये टोटल सैलरीज हम इस तरीके से रखेंगे कि 20,000 में प्लस करें 5,000 एंड इक्वल टू 25,000। इसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंस कौन से हैं। यूटिलिटीज एक्सपेंस 10,000। नीचे देखते हैं कि इसका कोई अकाउंट है, बिल्कुल नहीं है। हम ऊपर से कोई भी एक्सपेंस अगर पिक करेंगे तो उसका अकाउंट नीचे लाजमी देखना है, अगर नहीं है तो बस ऊपर वाली अमाउंट जो है वो फर्क से हमने लिख देनी है, ठीक है। जैसे यूटिलिटी एक्सपेंस हमने 10,000 फौरन से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और कोई एक्सपेंस। तो ऊपर तो हमारे एक्सपेंसेस खत्म से सैलरीज एक्सपेंस था, एक यूटिलिटी एक्सपेंस था। नीचे देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी जो कि हमने उसमें ऐड कर ली। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 15,000। रेंट कोई भी एक्सपेंस और फॉर द ईयर आ जाए तो इट्स मीन कि वो पूरे साल का एक्सपेंस बता रहे हैं। तो डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर ने जो पूरे साल जो एक रेंट एक्सपेंस पे किया है वो है 15,000 का, ठीक है। ऊपर देखा जाए तो प्रीपेड रेंट से उसका अकाउंट है यहाँ पे 50,000। तो इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। हमने इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंस रखना है वो रेंट एक्सपेंस रखना है 15,000, ठीक है। हमने यहाँ पे रेंट एक्सपेंस लिया 15,000, उसके सामने हमने शो कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट एट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फिक्स एसेट पर 10% पर एनम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट जो है वो है एक्सरे मशीन 6,40,000, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, सॉरी मैंने आप लोगों को कह दिया था कि ये डेबिट एंड क्रेडिट है, लेकिन डेबिट की कोई चीज़ यहाँ पे क्रेडिट में भी है। तो ये जो है कोई डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, बस इन्होंने एक कॉलम बनाया हुआ है और हमें सारे एक्सपेंस वो सारे हमें अकाउंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये कैश का है, ये सारे जो है वो डेबिट्स अकाउंट है, ठीक है। इसमें भी ये डेबिट है। कंसल्टेशन फीस इनकम है, ये भी इनकम है, ये लायबिलिटी है एंड ये कैपिटल है। मतलब ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो मिक्स करके दिए हुए हैं। तो सारे इट्स मीन जो है वो पॉजिटिव हैं, कोई माइनस में नहीं है, ठीक है। तो एक्सरे मशीन जो है वो हमारी फिक्स एसेट है 6,40,000 की, उसका हम 10% ले लेंगे, ठीक है। और वही हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,40,000 का 10% लिया तो 64,000 आ गया। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा है पर एनम। तो देखा जाए तो हम देखेंगे पहले कि ये मशीन पूरे साल यूज़ हुई है। अगर पूरे साल यूज़ हुई है तो बस हम क्या करेंगे, अमाउंट का 10% ले लेंगे। अगर ये मशीन पूरे साल यूज़ नहीं हुई, कुछ महीने यूज़ हुई है, तो फिर वो मंथ्स हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने स्टार्टिंग का मंथ नहीं बताया हुआ कि कब स्टार्ट हुआ था इनका मंथ, बस इन्होंने एंडेड मंथ बताया हुआ कि 30 जून 2021। इट्स मीन कि इन्होंने जो है वो पूरे साल इस मशीन को यूज़ करा है, तो बस 6,40,000 का 10% ले लेंगे, वो हमारा पर एनम होगा। और जो पर एनम होगा वो एक एक्सपेंस होता है कि ये मशीन जो है वो 64,000 की यूज़ हो चुकी है। तो कोई भी एसेट हो वो यूज़ हो जाए तो वो फिर एक्सपेंस कहलाता है। इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखिए हमने 64,000 यहाँ पे मेंशन करना है और ये कैलकुलेशन लाजमी जो है वो शो करनी है। फिर है ऑफिस सप्लाईज यूज 25,000। ऑफिस सप्लाईज का ऊपर भी जो है अकाउंट है 60,000 का। ऑफिस सप्लाईज एक एसेट होता है, ऑफिस की छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑफिस सप्लाईज इनका 60,000 का था और जो यूज्ड हो गया वो 25,000। तो यूज जो है वो एक्सपेंस कहलाता है जो कि 25,000 का है। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे फॉरन से ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 25,000, ठीक है। उसके बाद हमारी जो थी वो अक्रूड कंसल्टेशन फीस थी 30,000 की। तो ये कंसल्टेशन फीस जो वो एक एक्सपेंस नहीं है, हमने कोई फीस वगैरह पे नहीं करी है। इट्स मीन मतलब वो हमने जो है वो रिसीव करी है, ठीक है, क्योंकि ये अक्रूड है कंसल्टेशन फीस 30,000 की। और यहाँ पे जो अच्छा कंसल्टेशन के डॉक्टर वगैरह की फीस जो है वो, ठीक है। तो ये डॉक्टर नसर का मेडिकल सेंटर था, तो इनके पास जो फीस आई हैं टोटल वो 2,50,000 की थी, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि अक्रूड भी थी 30,000 की। तो ये इनकम है, ये हमारा कोई एक्सपेंस वगैरह नहीं, हमने कोई पे वगैरह नहीं किया, ये हमारी इनकम थी, इसलिए हमने उसको इनकम में रखा था। अब देखा जाए तो हमारे एक्सपेंसेस सारे कंप्लीट हो गए। अब हम टोटल कर लेते हैं 25,000, 10,000, 15,000, 64,000 एंड 25,000, इन सब को हमने प्लस किया तो हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो गए वो 1,39,000 के हो गए, जो हमने टोटल अदर इनकम से माइनस करने। 2,80,000 में से हमने माइनस करे 1,39,000, तो हमारे पास 1,41,000 आए जो कि पॉजिटिव में, ठीक है। क्या आए पॉजिटिव में। अगर ये पॉजिटिव में आ रहे हैं तो इट्स मीन कि हमारी नेट प्रॉफिट या नेट इनकम है।
अगर ये माइनस में आते हैं या ये जैसे कि ये होता है कि ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है तो फिर ये माइनस में आती, ठीक है। लेकिन अभी 2,80,000 मतलब कि इनकम हमारी ज़्यादा है और अखराजात हमारे जो है वो कम हुए हैं, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 1,41,000 का, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट इनकम शो करनी है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, नेट इनकम भी लिख सकते हैं। सो हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली बन गई है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर बैलेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2021। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से बनता है, एसेट्स का एक कॉलम, लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज का 1 कॉलम, ठीक है। इस तरीके से वो जो है वो बैलेंस शीट फॉर्मेट बनता है। बैलेंस शीट में हम सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज एंड जितनी भी इक्विटी है इनके पास वो सब हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास है कैश 2,70,000। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, करंट एसेट की पहले सबसे पहले हेडिंग डाली कि करंट एसेट कैश 2,70,000। फिर हमने लिखा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट है 50,000, ठीक है। अब देखें प्रीपेड रेंट 50,000 का था और यहाँ पे रेंट एक्सपेंस के नाम से फॉर द ईयर का था 15,000। अच्छा प्रीपेड रेंट क्या कहलाता है, ये रेंट था जो कि एक एक्सपेंस था जो वक्त से पहले ही पे कर दिया, ठीक है ना, मतलब डेट वगैरह उसकी आई नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मार्च का जो मतलब अगर देखा जाए तो ये जून चल रहा है ना, तो जून का कोई एक्सपेंस था, मतलब जुलाई का कोई एक्सपेंस था जो जून में ही पे कर दिया। अगर कोई एक्सपेंस वक्त से पहले ही पे कर दिया जाए तो वो प्रीपेड कहलाता है, और कोई इनकम वक्त से पहले ले ली जाए तो वो अनअर्न्ड कहलाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपेड रेंट था 50,000 का, रेंट एक्सपेंस हुआ फॉर द ईयर का 15,000। तो इट्स मीन कि भाई 50,000 का प्रीपेड रेंट था जो कि 15,000 का एक्सपेंस हो गया। तो 50,000 में से 15,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हम लिखेंगे करंट एसेट में यहाँ पे कि प्रीपेड रेंट 50,000 लेस प्रीपेड रेंट 15,000, तो ये 35,000 कि 50,000 का हमने एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया था, लेकिन 15,000 का वो एक्सपेंस हो चुका है। अब जो प्रीपेड रह गया है वो सिर्फ 35,000 का रह गया है, ठीक है, इसलिए हमने इसको माइनस करके लिखा, ठीक है। यहाँ पर बस इस कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना है कि हमें दोनों अकाउंट्स को जो है वो एडजस्ट करके इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में जो है वो रखना है। फिर हम देखेंगे ऑफिस सप्लाईज, ये भी एक प्रीपेड है, ये भी एक एसेट है जो कि करंट एसेट है हमारा। तो ये 60,000 का था, यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज यूज आ रहा है 25,000, तो हमने बोला भाई प्रीपेड हमारा 60,000 था, यूज हो गया 25,000, अब कितना प्रीपेड है, तो वो इन दोनों वैल्यूज को माइनस करने के बाद हमें पता चलेगा। सो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा ऑफिस सप्लाईज जो थे वो 60,000 थे, लेस कर दिया ऑफिस सप्लाईज यूज 25,000। अब ऑफिस सप्लाईज जो हमारा ऑफिस सप्लाईज जो बचा है वो बचा है 35,000। अच्छा ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू के यहाँ यही लिखनी है हमें, ठीक है, नीचे वाली लाइन में नहीं लिखेंगे। बस हमने 50 को 15 से माइनस किया, यहीं पे हमने 35,000 लिख दिया। यहाँ पे हमने 60,000 को 25,000 से माइनस किया, 35,000 हमने यहीं पे लिख दिया। इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस का कोई अकाउंट नहीं है, बस ये प्रीपेड इंश्योरेंस उठा के 10,000 के हम इजीली यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सैलरीज एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, एक्सरे मशीन है, कंसल्टेशन, ये फिक्स एसेट है, अभी लिखेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी बाद में जब हमारे सारे करंट एसेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ऊपर से हमारे सारे करंट एसेट जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब नीचे देखते हैं कि कोई करंट एसेट इस डेटा में है। आर्टिस्ट स्टैंडिंग सैलरी में कोई एसेट नहीं है। रेंट एक्सपेंस को हमने जो है वो एडजस्ट कर लिया, डेप्रिसिएशन को भी हमने इनकम स्टेटमेंट में रख दिया, ऑफिस सप्लाईज यूज को भी हमने एडजस्ट करके इनकम वो बैलेंस शीट में जो है वो उसकी टोटल कर दिया। ऑफिस सप्लाईज को हमने जो मतलब वैल्यूज माइनस करके ऑफिस सप्लाईज का जो एक्चुअल अमाउंट है वो हमने बैलेंस शीट में रख दिए। अब अक्रूड कंसल्टेशन फीस, देखिए कोई इनकम है और वो अक्रूड है तो उसकी जो एडजस्टिंग एंट्री होती है ना वो ये होती है कि रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। अच्छा अभी तो मैंने आप लोग को एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बताई हैं इसलिए आप लोग ये समझेंगे नहीं। अक्रूड अगर कंसल्टेशन फीस है मतलब कोई इनकम लेनी है और वो अभी ली नहीं है लेकिन अभी उधार में है, मतलब अभी का आज नहीं तो कल वो ले लेंगे तो रिसीवेबल होता है। जैसे कि हम उधार पे सेल्स करते हैं तो सेल्स पे हम क्या लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, ठीक है ना, कि आज नहीं तो कल वो सेल्स के पैसे हमें मिल जाएंगे। तो जैसे कि कंसल्टेशन फीस इनकम अक्रूड है, मतलब ये फीस हमें लेनी थी लेकिन अभी मिली नहीं है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो आज नहीं तो कल वो दे ही देगा, ठीक है ना। तो ये रिसीवेबल के नाम से करंट एसेट में आएगी, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये मिली जाएगी। लेकिन रिसीवेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पैसे हमें नहीं मिल पाते उनको हम रिसीवेबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कंसल्टेशन फी रिसीवेबल
30,000। ठीक है, कोई भी इनकम हो और वो अक्रूड में हो तो रिसीवेबल के नाम से आ जाएगी करंट एसेट में 30,000 की। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट 30,000 थी, हमने 30,000 लिख दिया। अब देखा जाए तो ऊपर भी हमने तमाम करंट एसेट जो है वो पिक कर लिए, एंड नीचे जो अकाउंट्स दिया हुआ था हमें, ये एडिशनल सप्लीमेंट्री डेटा जो दिया हुआ था उसमें से भी जितने भी करंट एसेट थे वो हमने पिक कर लिए। तो हमारे करंट एसेट हो गए हैं ख़त्म, कंप्लीट। अब हम फिक्स एसेट पे आ जाते हैं। सो यहाँ पर हमारी हेडिंग डलेगी फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट जो है वो है हमारी एक एक्सरे मशीन जो कि 6,40,000। सो यहाँ पर हमने एक्सरे मशीन लिखी, एक्सरे मशीन 6,40,000। लेकिन एक्सरे मशीन का अगर डेप्रिसिएशन है तो वो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट करा था 10%, वो आया था 64,000। तो हम यहाँ पे लेस करेंगे, लेस अलाउंस 64,000। 6,40,000 में से हमने 64,000 को माइनस किया तो हमारे पास जो एक्सरे मशीन आई वो है 5,76,000। क्योंकि हम ये मशीन नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर जो ये मशीन है वो है 5,76,000 की। ठीक है, 2021 में वो मशीन थी 6,40,000 की, लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं तो वो 5,76,000 की। क्यों? क्योंकि 64,000 की वो मशीन हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट हम नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर बिल्कुल एंडेड अमाउंट लेके जाएंगे। जैसे कैश हमारे पास बस 2,70,000 है, प्रीपेड रेंट 35,000 है, ऑफिस सप्लाईज 35,000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 10,000 है, कंसल्टेशन फीस रिसीवेबल 30,000। मतलब 2021 में ये रिसीव नहीं हुई, अब हम 2022 में जा रहे हैं तो जब रिसीव करेंगे, इसलिए हमने इसको रिसीवेबल के नाम से लिखा 30,000। एंड फिक्स एसेट में एक एक्सरे मशीन थी जिसका अलाउंस हमने माइनस किया और अब वो मशीन हुई है 5,76,000 की, कि हम 2020 में जब हम जा रहे हैं तो 5,76,000 की वो एक्सरे मशीन है। हम सारी अमाउंट्स को टोटल करेंगे, 2,70,000, 35,000, 35,000, 10,000, 30,000 एंड 5,76,000। तो टोटल एसेट्स हमारे आएंगे 9,56,000 के। अब हम देखेंगे लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। सो यहाँ पे जो हेडिंग थी वो लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज की थी, तो यहाँ पे लायबिलिटीज भी होंगी एंड इक्विटी भी होगी, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी उनके बिजनेस में, वो सब। सो सबसे पहले हमने करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डालनी है एंड जितनी भी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज है वो हम पिक कर लेंगे। एक करंट लायबिलिटी जो थी वो थी पेबल टू सप्लाई 3,10,000। पेबल टू सप्लायर का मतलब कोई चीज़ वगैरह खरीदी थी जो कि उधार पे खरीदी थी और उसके पैसे अभी तक तो नहीं दिए, लेकिन अब अगले साल जा रहे हैं तो अगले साल देंगे, इसलिए हमने बैलेंस शीट में वो अमाउंट मेंशन करनी है। पेबल टू सप्लायर 3,10,000, ये करंट लायबिलिटी है। ठीक है, पेबल टू सप्लायर 3,10,000। इसके बाद करंट लायबिलिटी जो है वो ऊपर तो नहीं नज़र आ रही मुझे, तो सप्लीमेंट्री जो डेटा उसमें देखते हैं। तो ये एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है 5,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब 2021 में एक बंदे को एक पर्सन था, एम्प्लॉय था, जिसको हमें सैलरीज देनी थी 5,000 की, जो कि नहीं दी, तो हम नेक्स्ट ईयर जाके देंगे, इसलिए हम इसको सैलरी पेबल के नाम से लिखेंगे, क्योंकि ये एक लायबिलिटी हम पर है जो हमें अगले साल पे करनी है, नेक्स्ट ईयर पे करनी है। सैलरी पेबल 5,000। करंट लायबिलिटी अगर देखा जाए तो ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हेडिंग डालेंगे ऑनर सिक्योरिटी की। अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती तो वो भी। अच्छा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी होती है? जो एयर टू एयर चलती हैं, जैसे कि लोन्स वगैरह हैं। लोन होते हैं ना कि 1-2 साल तक चलते ही रहते हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो हम पे करते रहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन करंट लायबिलिटी ये है कि भाई आज परचेज करिए हमने, 10 दिन बाद इसके पैसे दे देंगे। सैलरी पेबल ये है कि भाई आज एक बंदे को जो है वो हमें सैलरी वगैरह देनी थी, आज नहीं तो 2-3 दिन बाद उसको सैलरी दे देंगे, तो वो करंट लायबिलिटी कहलाती हैं। जो आज हमने कर्जा किया है और 2-3 दिन या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद हम उसको पे कर देंगे। 1 महीने तक जो 1 महीने बाद जो लायबिलिटी हम पे करते हैं उसको करंट लायबिलिटी कहा जाएगा। लेकिन एयर टू एयर चले एक कोई लायबिलिटी तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब हम ऑनर सिक्योरिटी लिखेंगे। ऑनर सिक्योरिटी में जो है वो सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। अच्छा, ऑनर सिक्योरिटी में जो है ना वो 3 चीज़ें आती हैं। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होती है ऑनर की, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम या नेट लॉस हो, उसको मैं एडजस्ट करना बताती हूँ किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। एंड ड्राइंग, ड्राइंग जो होती है वो ऑनर का पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा वगैरह विड्रॉ करते हैं तो वो पर्सनल यूज़ कहलाता है। तो ड्राइंग, तो कैपिटल में ये 3 चीज़ें जो है वो आएंगी, उनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले ऑनर सिक्योरिटी में हमने कैपिटल ले लिया 5 लाख का, यहाँ पे हमने कैपिटल लिख दिया 5 लाख का। अब इस कैपिटल में नेट प्रॉफिट है या नेट इनकम है उसको तो हम ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो थी वो 1,41,000 की थी, सो हमने ऐड कर दी नेट प्रॉफिट 1,41,000। अगर यहाँ पर नेट लॉस होता तो मैं लेस करती, लेकिन नेट प्रॉफिट है, मुनाफा है, मैंने कैपिटल में इसको ऐड कर लिया।
अगर यहाँ पे ड्राइंग भी होती मैं उसको भी लेस करती। तो ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी किस तरीके से एडजस्ट होंगी। कैपिटल लिखेंगे, नेट प्रॉफिट नेट इनकम होगी तो उसको ऐड करेंगे, अगर नेट लॉस होगा तो उसको लेस करेंगे, एंड ड्राइंग होगी उसको भी हम लेस करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट हम साइड में लिख देंगे कि ये है टोटल ऑनर सिक्योरिटी। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कैपिटल, उसमें 5 लाख एंड नेट प्रॉफिट है 1,41,000। सो बस इन दोनों अमाउंट को हमने प्लस करा एंड 6,41,000 हमने साइड में शो कर दी। ये है टोटल ऑनर सिक्योरिटी डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर की। सो 3,10,000, 5,000, 6,41,000 को हमने जब टोटल किया तो टोटल इक्विटीज आई हमारी 9,56,000। एसेट्स एंड इक्विटी साइड इक्वल होनी चाहिए जब भी आपकी बैलेंस शीट जो है वो करेक्ट होगी। सो हमारे टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटीज जो है वो सेम आई है, 9,56,000, 9,56,000, 9,56,000। सो हमारी जो सेकंड एंड थर्ड रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर ली है। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट इस तरीके से आए तो पहले आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ही बनाइएगा, फिर आप एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज एंड रिवर्सिंग एंट्रीज पे आएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज मांगी गई हैं, सो हम एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2021। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज जस्ट सप्लीमेंट्री डेटा या एडिशनल डेटा की बनेगी। ठीक है, ऊपर वाली जो अकाउंट्स है वो उनकी कोई एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं होती, वो उनकी अमाउंट्स को थोड़ा हम जो है वो देखते हैं, लेस वगैरह करनी होती है तो लेस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से कोई अकाउंट्स पिक नहीं करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज जस्ट इस डेटा की होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो होती हैं उसकी एडजस्टिंग एंट्री होती है सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, जो अमाउंट है वो अमाउंट हमने मेंशन करनी है टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, सेकंड जो है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर की जो एंट्री है वो ये होगी सेकंड में, जैसे अगर कोई एक्सपेंस है उसको ऊपर कोई अकाउंट है तो फिर हम उसको देख के बनाएंगे। जैसे कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, इसकी तो बिल्कुल अलग ही बन जाएगी, वो एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। लेकिन रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर जो था 15,000 का था एंड ऊपर प्रीपेड रेंट दिया हुआ था 50,000 का। ठीक है, तो ऊपर प्रीपेड है एंड नीचे एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट 15,000, 15,000। हम अमाउंट कौन सी रखेंगे, ये वाली। ठीक है, ये वाली। अगर दोनों जो अकाउंट सेम होते, अगर ऊपर भी एक्सपेंस होता नीचे भी एक्सपेंस होता तो फिर एंट्री जो है वो थोड़ी जो है वो डिफरेंट बनेगी। लेकिन अगर ऊपर प्रीपेड है एंड नीचे जो वो एक्सपेंस दिया हुआ है तो हम उसकी एंट्री किस तरीके से बनाएंगे कि रेंट एक्सपेंस लिखेंगे, प्रीपेड रेंट लिखेंगे और जो सप्लीमेंट्री डेटा में हमें अमाउंट दी गई होगी वो अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस। थर्ड एंट्री है हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स एंट्री होगी, बस हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी। जैसे 6,40,000 का हमने 10% लिया, वो आया 64,000। फिक्स एंट्री बना देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 6,40,000 को हमने मल्टीप्लाई करा 10% तो हमारे पास 64,000 आया टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, बहुत सिंपल एंट्री डेप्रिसिएशन की और फिक्स हो गई है। बाकी एक्सपेंस वगैरह की जो वो आगे चल के चेंज होती रहेंगी, डेटा जैसा होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जो है वो फिक्स एंट्री होती है। जब भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आएगा एडिशनल डेटा में या सप्लीमेंट्री डेटा में, उसकी फिक्स एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 4 ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, 4 एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ऑफिस सप्लाईज यूज 25,000, ऊपर प्रीपेड था 60,000, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। देखिए यहाँ भी यही था कि एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट करके एंट्री बनती है, लेकिन ऑफिस सप्लाईज को कहते ही प्रीपेड है, तो प्रीपेड का नाम जो मेंशन करना है वो जरूरी नहीं है क्योंकि ऑफिस सप्लाईज है ही प्रीपेड। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, जो सप्लीमेंट्री डेटा में अमाउंट है वो अमाउंट लिख देंगे 25,000 टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाईज यूज्ड। फिफ्थ एंट्री हमारी जो थी वो अक्रूड कंसल्टेशन फी की थी 30,000, इसका ऊपर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कंसल्टेशन फीस जो ऊपर है 2.5 लाख की वो रिसीव हुई हुई है, अब सिर्फ रिसीव जो करनी है वो 30,000 की करनी है, जस्ट इसकी एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी। फिफ्थ, कंसल्टेशन फी रिसीवेबल, कंसल्टेशन फी इनकम 30,000 टू एडजस्ट अक्रूड कंसल्टेशन फी। कंसल्टेशन फी के साथ रिसीवेबल लगा दिया, कंसल्टेशन फी के साथ इनकम। रिसीवेबल का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये रिसीव हो जाएगी। ठीक है, जो अमाउंट सप्लीमेंट्री डेटा में होगी हम वो सप्लीमेंट्री डेटा में लिख देंगे। ठीक है, एंड इसकी एंट्री हमने जो जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज थी वो हमने बना ली। जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्री डेटा में जो अमाउंट है वही अमाउंट हमें रखनी है, तो ये सिचुएशन को देखते हुए जो है वो अमाउंट रखी जाएगी।
जैसे कि अभी तो कोई भी अमाउंट हमने माइनस से प्लस नहीं करी, जो सप्लीमेंट्री डेटा में अमाउंट्स थी उसी अमाउंट से हमने एडजस्टिंग एंट्री जो है वो बनाई है। लेकिन आगे चल के एडजस्टिंग एंट्री थोड़ी डिफरेंट आएंगी, अमाउंट वो नहीं लिखी जाएगी जो हमें सप्लीमेंट्री में दी होगी, हमें कैलकुलेट करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सो एडजस्टिंग एंट्री यहाँ पे तो बहुत ईजी थी जो कि हमने बना ली है। अब हम जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं। डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2021। क्लोजिंग एंट्रीज जो होती हैं वो एक्सपेंसेस की होती हैं, इनकम की होती है, फिर जो नेट प्रॉफिट नेट इनकम हुआ है उसकी एक एंट्री होगी। ठीक है, और अगर ड्राइंग वगैरह है उसकी एक एंट्री होगी। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज याद रखिएगा एक्सपेंसेस की होती है। ठीक है, सारी इनकम्स क्लोज होंगी, एक्सपेंसेस क्लोज होंगे। ठीक है, और जो इनकम या लॉस हुआ होगा हमें वो जो है वो क्लोज होगा, एंड अगर ड्राइंग वगैरह की होगी वो जो है क्लोज होगी। तो ये 4 एंट्रीज होती हैं क्लोजिंग एंट्रीज में। ठीक है, सो यहाँ पर हम सारे एक्सपेंसेस सबसे पहले क्लोज करते हैं। अच्छा, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है कि अगर डेबिट की कोई चीज़ क्लोज हो रही है तो क्रेडिट साइड पे चल जाएगी। जैसे कि एक्सपेंसेस हमारे जो हैं उनकी नेचर है डेबिट, तो वो क्लोज होते हुए कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। सो सारे एक्सपेंसेस हमारे क्रेडिट साइड पर आएंगे एंड डेबिट साइड पर आ जाएगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट साइड पर लिखा है, एंड जितने भी एक्सपेंसेस हैं डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर के वो सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पर जाएंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो था वो यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस था 20,000 ये एंड 5,000 ये। ठीक है, सो हमने यहाँ पे लिखा सैलरीज एक्सपेंस 20,000, 5,000 प्लस करके लिखा 25,000। उसके बाद था हमारे पास यूटिलिटीज एक्सपेंस 10,000, सो हमने यहाँ पे यूटिलिटीज एक्सपेंस लिख दिया 10,000। उसके बाद था हमारा रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर का 15,000, सो हमने यहाँ पे रेंट एक्सपेंस लिख दिया 15,000 का। फिर हमारे पास था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10% था 6,40,000 का, हमने 6,40,000 का 10% लिया, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दिया 64,000 का। उसके बाद हमारे पास था ऑफिस सप्लाईज यूज 25,000, तो ऑफिस सप्लाईज यूज हमने लिया, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिखेंगे 25,000। ठीक है, हमने ऊपर जो बैलेंसेस दिए हुए थे उसमें से भी एक्सपेंसेस ले लिए, नीचे जो सप्लीमेंट्री डेटा दिया हुआ था उसमें से भी हमने एक्सपेंसेस ले लिए। हमारे एक्सपेंसेस हो गए ख़त्म, कंप्लीट हो गए, हमने क्लोज कर दिए। इन तमाम अमाउंट को हमने प्लस करा, हमारे टोटल एक्सपेंसेस है 1,39,000 के। टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट, टोटल एक्सपेंसेस की जो यहाँ पे अमाउंट होगी वो यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस से मैच होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमने सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं वही तो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे सारे। ठीक है, और वही अमाउंट्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंसेस की अमाउंट है वो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से मैच होनी चाहिए। ठीक है, सो हमने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो क्लोज कर लिए। अब हम इनकम पे आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सिर्फ एक ही इनकम थी। ठीक है, जो कि कंसल्टेशन फी इनकम है 2,50,000। ठीक है, ये रही कंसल्टेशन फी इनकम 2,50,000, सिर्फ एक ही इनकम थी। लेकिन नीचे भी हमारे पास इनकम थी रिसीवेबल, आज नहीं तो कल ये रिसीव हो जाएगी, इसलिए हम इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके लिखेंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा कंसल्टेशन फी इनकम। अच्छा, इनकम की नेचर जो है वो क्रेडिट है, क्लोज होते वक्त कहाँ जाएगी, डेबिट साइड पे, मतलब अपनी ऑपोजिट साइड पे चल जाती हैं। ठीक है, तो कंसल्टेशन फी इनकम डेबिट साइड पर आएगी। 2,50,000 की तो रिसीव थी, 30,000 की रिसीव नहीं है, नेक्स्ट ईयर जाके रिसीव करेंगे, इसलिए हमने दोनों को टोटल करके लिखा कि 2,80,000 की टोटल कंसल्टेशन फी इनकम थी। एक ही इनकम थी, बस हम एक ही इनकम लिख देंगे। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट 2,80,000। सही है, एक ही इनकम थी। टू क्लोज ऑल इनकम अकाउंट्स, जितने भी इनकम अकाउंट्स थे वो क्लोज हो गए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही इनकम अकाउंट था। तो 2 एंट्री तो हमारी बन गई है, एक्सपेंसेस को भी क्लोज कर दिया, इनकम को भी क्लोज कर दिया। थर्ड एंट्री कौन सी होगी, नेट इनकम एंड नेट लॉस। अच्छा, नेट इनकम नेट लॉस जो है वो हमें इनकम स्टेटमेंट से तो साफ पता चला है, नेट इनकम हुई थी हमारी 1,41,000 की। लेकिन अगर कभी कभार ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मांगी ही नहीं, एडजस्टिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्रीज मांग ली, तो अगर इनकम स्टेटमेंट हम नहीं बनाए तो सिर्फ क्लोजिंग एंट्री से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि नेट इनकम हुई है नेट लॉस। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंस रेवेन्यू समरी अकाउंट जहाँ पे डेबिट साइड पर आया 1,39,000 का, उसको हम माइनस कर देंगे इस एक्सपेंस रेवेन्यू समरी अकाउंट से 2,80,000 का, क्योंकि वो एक्सपेंस रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट पे एंड ये क्रेडिट पे।
2,80,000 का। तो जब हमने इन दोनों एक्सपेंसिव एंड रेवेन्यू सब्जी अकाउंट को माइनस किया तो हमारे पास आया 1,41,000, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1,39,000 को हमने माइनस करा 2,80,000 से, तो हमारे पास जो है 1,41,000। अब कैसे पता चल रहा है ये प्रॉफिट है या लॉस है? सो हमारी जो है एक्सपेंसिव रेवेन्यू सब्जी अकाउंट क्रेडिट साइड वाला वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकम वाला जो एक्सपेंसिव रेवेन्यू सब्जी अकाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस का ये रूल होता है कि हमारी इनकम ज़्यादा हो और हमारे अखराजात कम हो। जब हमारी इनकम ज़्यादा है और अखराजात कम है तो हमें प्रॉफिट ही होगा, लेकिन हमारी इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो वो तो लॉस की तरफ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये इनकम है, क्योंकि एक्सपेंसिव रेवेन्यू सब्जी अकाउंट जो क्रेडिट साइड वाला है, इनकम वाला है, वो ज़्यादा है, एंड डेबिट साइड वाला एक्सपेंसिव रेवेन्यू सब्जी अकाउंट जो है वो कम है। तो इट्स मीन कि ये प्रॉफिट है 1,41,000 का। और उसको किस तरीके से करेंगे? अगर प्रॉफिट है तो एक्सपेंसिव रेवेन्यू सब्जी अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा एंड कैपिटल क्रेडिट साइड पर आएगा, और लिख देंगे टू क्लोज नेट इनकम अकाउंट 1,41,000। अगर प्रॉफिट है, अगर वो लॉस है तो एक्सपेंसिव रेवेन्यू सब्जी अकाउंट क्रेडिट साइड पर आएगा एंड कैपिटल डेबिट साइड पर आएगा, ठीक है। दोनों एंट्रीज मैंने बता दी हैं और ये फिक्स होंगी, ठीक है। याद रहे, अगर प्रॉफिट है तो एक्सपेंसिव रेवेन्यू सब्जी अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा और क्रेडिट साइड पे कैपिटल आएगा, और अगर लॉस है तो कैपिटल डेबिट साइड पे चल जाएगा, एक्सपेंसिव रेवेन्यू सब्जी अकाउंट क्रेडिट साइड पे चल जाएगा। क्योंकि जब लॉस होता है, लॉस की जो नेचर है ना वो है डेबिट, इसलिए कैपिटल डेबिट साइड पे चले जाएगा, और प्रॉफिट की जो नेचर है ना वो है क्रेडिट, इसलिए कैपिटल क्रेडिट साइड पर होता है। तो ये जो है वो प्रॉफिट की एंट्री है, ठीक है। जब प्रॉफिट आप क्लोज कर रहे होंगे तो आप ये एंट्री बनाएंगे, अगर लॉस होगा तो बस ये एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी, कैपिटल ऊपर चल जाएगा, एक्सपेंसिव रेवेन्यू सब्जी अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में बस ड्राइंग नहीं थी, अगर ड्राइंग होती तो उसको भी हम क्लोज करते, लेकिन आगे चल के अगर आपके पास ड्राइंग आएगी तो मैं उसकी आगे ही आप लोग को एंट्री बताऊंगी कि ड्राइंग की क्या एंट्री होती है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें जो है वो 4 चीज़ें हमसे पूछी गई थी, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ये जो टॉपिक थे 8 and 9।